राज्य के सिद्धांत को हम देख रहे हैं, और राज्य के सिद्धांत में जो यहाँ सिद्धांत नहीं दिखा है राज्य का, लेकिन उसको हम देखेंगे। क्या बोलते हैं इसको? सामाजिक लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में राज्य। जो पॉजिटिव राज्य है उसी को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? उसी को क्या कहा जाता है? सामाजिक कल्याणकारी राज्य को ही सामाजिक लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में राज्य कहा जाता है। तो इसका राज्य कैसा है, या ये विचारधारा कैसी है? तो आपको ये तो पता ही है, क्लासिकल उदारवाद के बाद, चिर सम्मित उदारवाद के बाद मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, यह विचारधारा आई, और इसमें मिल आए, ग्रीन आए, हॉब्साउ आए, टोनी आए, और इन्होंने हर चीज की राइट्स को भी पॉजिटिव बताया, लिबर्टी को भी पॉजिटिव बताया, अधिकारों को भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सकारात्मक बताया, और स्वतंत्रता को भी सकारात्मक बताया। और मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, उस स्वतंत्रता को देने के लिए, सभी लोगों का विकास करने के लिए राज्य की भूमिका को आगे बढ़ाने की बात की। तो चाहे मॉडर्न डेमोक्रेसी पर हो सवाल, मॉडर्न लिबरलिज्म पर सवाल हो, या मॉडर्न स्टेट या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में राज्य हो, इससे पहले वाली वीडियो आप देखिएगा, उसमें मैंने पढ़ाया था। दोनों ही एक जैसा है। ये देखिए, तो इनका स्टेट कैसा है? इनका स्टेट है वेलफेयर। कैसा स्टेट है? वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट को ही मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कौन सा स्टेट कहते हैं? कल्याणकारी स्टेट को ही सामाजिक लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य का स्टेट कहते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलिए यस। तो मैंने पहले आपको थ्योरी पढ़ाई, फिर अब उसका स्टेट पढ़ा दे रहा हूं। ऐसे ही उसके अधिकार और उसकी स्वतंत्रता, ये चारों चैप्टर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक तरह के मिले हुए हैं। समझ में आया? तो कल्याणकारी राज्य का यह प्रतिरूप मुक्त बाजार को रेगुलेट करने की बात करता है। ये चालू यहां से होता है, क्योंकि आपने पहली वाली वीडियो में देखिएगा, शास्त्रीय उदारवाद में क्या समस्या आई थी? वो व्यक्तिवाद ज्यादा, आर्थिक विषमता, आर्थिक विषमता, है ना, साम्राज्यवाद, है ना, कॉर्पोरेट्स का बोल बाला, है ना, दयनीय दशा श्रमिकों की, है ना, मानवाधिकारों का उल्लंघन, ग्राहकों का शोषण, ये हमने कल देख लिया था मेरे प्यारे प्यारे जिगर पे टुकड़ों। यस या नो? हाँ, ये चीज हमने कल देख ली। तो सामाजिक लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में राज्य, कल्याणकारी राज्य कैसा राज्य होता है? जो मुक्त बाजार व्यवस्था को रेगुलेट करने की बात करता है। अ वेलफेयर स्टेट, द मॉडल ऑफ स्टेट दैट रेगुलेट फ्री मार्केट इकोनॉमी इन दिस मैनर। जिससे क्या फायदा हो? जिससे निर्धन और निर्बल वर्गों के उपेक्षित की सहायता पहुंचाई जा सके, और समुदाय के सब हिस्सों तक सामान्य सेवा का जाल बिछाया जा सके। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्री रिक्वेस्ट सपोर्ट टू द पुअर and to set up network for common services for all its citizens। तो लोगों का क्या मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों? रोटी, कपड़ा और मकान जो सबको मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? रोटी, कपड़ा। तो आवाज नहीं आ रही है। हेलो यस सर। हेलो हेलो, अब आवाज आ रही है? यस सर। तो ये क्या कहता है कि भाई हमको कल्याणकारी राज्य बनाना है, वेलफेयर राज्य बनाना है।
राज्य को सकारात्मक राज्य में लाना है, तो हमें क्या करना है, हेल्थ पर ध्यान देना है, कॉमन सर्विसेज लानी है, गरीबों का, श्रमिकों की देखभाल करनी है, वरना हमारा उदारवाद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब आगे बढ़ो और देखो ये क्या कहता है। कल भी आपने देखा था, यह राज्य को अपेक्षाकृत समर्थ लोगों पर टैक्स लगाकर जन साधारण की सामाजिक सिक्योरिटी, सस्ती स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, उचित दर पर परिवहन, मनोरंजन, खाद्य सामग्री की आपूर्ति, पर्यावरण की स्वच्छता इत्यादि का उचित प्रबंध करता है। दिस स्टेट मेक्स प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, affordable health care and education for the masses, transportation at the reasonable rates, entertainment, supply of items, environmental hygiene, etc. by taxing the relative। तो अमीरों से लो और गरीबों में बांट दो, ये इसकी फिलॉसफी। ये क्या करता है, जो पहले वाला उदारवादी दृष्टिकोण था, व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य वाला, उसमें क्या करता है, उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत सामाजिक लोकतंत्रीय में राज्य के आहस्तक्षेपवादी सिद्धांत का खंडन करते हुए नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य की पॉजिटिव भूमिका पर महत्व डालता है। क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, राज्य की पॉजिटिव भूमिका है। द सोशल डेमोक्रेटिक प्रोस्पेक्टिव अंडर द लिबरल अप्रोच रिफ्यूट्स द लेसाफेरिज्म थ्योरी, क्योंकि इससे तो आर्थिक विषमता बढ़ रही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और अगर ये आर्थिक विषमता बढ़ती रही तो क्या होगा, दिक्कत होगी। ऑफ द स्टेट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव रोल ऑफ द स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, तो सिटीजन पर वेलफेयर हो। अब इसके दार्शनिक कौन है, एएच लास्की, टीएच मिल, टीएच ग्रीन, हॉब्साउ, इन्होंने ही क्या लेकर आया था, पॉजिटिव रोल का बेसिस लेकर आए थे। अब इसमें सबसे पहले है मिल। मिल ने क्या किया मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, सबसे पहले ये बोला कि हस्तक्षेप की नीति नहीं, नीति ठीक है, व्यक्तिवाद भी ठीक है, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में इसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। तो जॉन, अकॉर्डिंग टू द जॉन स्टुअर्ट मिल was the major liberal thinker who initially intervened and support the policy of individualism, but after considering the social economic reality he amended the mill in the political sphere support constitutional और representative government, ये सब ठीक है, बट इकोनॉमिक स्फेयर इसने बोला राज्य को किस भूमिका में आना पड़ेगा, कल्याण की भूमिका में आना पड़ेगा। सीमित शासन सही है लिबरलिज्म का, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ठीक है, परंतु आर्थिक स्फेयर में मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों क्या होना चाहिए, आर्थिक क्षेत्र में हमको कल्याण करना पड़ेगा। उसने उपयोगितावाद में भी संशोधन किए थे, है ना, मिलने, ही रिवाइज द यूटिलिटेरियन मेथड। उसने अपनी जो पुस्तक लिखी थी द प्रिंसिपल एंड द पॉलिटिकल इकोनॉमी, उसमें बोला निजी संपत्ति ठीक है और समाजवाद की शुरुआत में उसने आलोचना की थी, लेकिन देखो 48 में तो क्या लिखा कि भाई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और सोशलिज्म जो मार्क्स बता रहा था उसको उसने हटा दिया। लेकिन कितने साल बाद मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, 18 साल बाद उसको पता लग गया कि नहीं, वेलफेयर लॉ लाना पड़ेगा। बट फाइनल वर्जन जब उसने 18 साल लिखा, उसने क्या बोला, रेगुलेट करने की आवश्यकता है, संपत्ति के अधिकार को क्या किया जाए, मनमाना ना किया जाए, उस पर टैक्स लगाया जाए और जरूरत पड़े तो उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। ये देखो, भूमि जो लैंड है वो विशेष रूप से उसने प्रहार किया। उसने बोला
भूमि किसी एक मनुष्य की नहीं होती। पूंजीवादी व्यवस्था में जो ये भूमि स्वामी हैं, इन्होंने दिन रात चौगनी तरक्की बढ़ी है, और इसने इन पर अतिरिक्त टैक्स लगाने के लिए जोर दिया। बोला कोई बात नहीं, होने दो प्रॉपर्टी, ठीक है, लेकिन श्रमिकों के कल्याण करना चाहिए। और क्योंकि वही कठिन परिश्रम करके भूस्वामी को आय का विशाल हिस्सा देता है। ही पर्टिकुलरली अटैक द राइट ऑफ landed property because no man and the land under the capitalist system, without any special effort of the land code, his income increased twice as long as landlord. तो उसने बोला कि कोई मेहनत तो नहीं करता, बस उसकी प्रॉपर्टी है और उसकी संपत्ति बढ़ती जा रही है। इट शुड बी यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर because their hard work lead to huge increase in the income of landlords. तो इसने क्या किया, इसने भी इसने भी किसकी बात की मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? एक ही पॉइंट आपको अंडरलाइन करना है, टैक्स लगाना, प्रॉपर्टी को लिमिटेड करना, मजदूरों का कल्याण करना, उनकी आय बढ़ाना और सर्विसेज को लेना। अगर मान लो मिल पर सवाल आ जाए या ग्रीन पर सवाल आ जाए, हॉब्स हाउ पर सवाल आ जाए, और आपको सही से इसके बारे में पता भी ना हो, तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप इन्हीं विचारों को भी लिख देंगे कि हॉब्स हाउ ने इस तरह की बात की, तो बात बन जाएगी। क्या बात समझ में आई बेटा? अब ग्रीन क्या है? ग्रीन ने क्या बोला? हर आदमी को नैतिक रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि वो अपना मोरल कैरेक्टर को आगे बढ़ा सके, अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सके। इसका एक ही आर्गुमेंट है बेटा, मोरली आदमी को मोरल होना चाहिए, उसको सच्ची स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोरल फ्रीडम। ग्रीन एक्सेप्टेड द मोरल फ्रीडम एज द सुटेबल क्वालिटी ऑफ मैन, कि एक आदमी नैतिक होता है। ही आर्ग्यूड दैट फ्रीडम डिमांड राइट आर ब्रॉम फ्रॉम मोरल कैरेक्टर ऑफ द ह्यूमन, नॉट द ट्रांसलेशन ऑफ। तो हर एक आदमी नैतिक रूप से आगे बढ़ सके, इसके लिए उसको सच्ची स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इसीलिए उसको अधिकार मिलने चाहिए। और इसने क्या कहा कि मनुष्य नैतिक होता है। ठीक है, भिन्न भिन्न मनुष्यों के अधिकार में कोई अंतर नहीं है और सभी को अधिकार मिलने चाहिए। इसीलिए ये कहता है एजुकेशन भी देनी पड़ेगी और उनको रिसोर्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे ताकि वो सच्ची स्वतंत्रता को, अपने नैतिकता को आगे बढ़ सके। इसीलिए वो क्या कहता है? अधिकारों को भी क्या कहता है? अधिकार वो होते हैं जो समाज से मिले, जो आदमी की नैतिक चेतना को आगे बढ़ाएं। मनुष्य कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है कि वो क्या करे, भौतिक सुखों के पीछे भागे, नहीं। वो एक नैतिक प्राणी है, वो एक भौतिक प्राणी है और वो एक कलात्मक प्राणी है। तो इसने पॉजिटिव रोल को आगे बढ़ाया कि क्या उसका उद्देश्य है कि वो व्यक्ति के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करे। इसीलिए सभी लोगों को सच्चे अधिकार प्राप्त हो सके, इसीलिए उसने संपत्ति के रेगुलेशन की बात की है। किसकी बात की है बेटा? संपत्ति के। तो रेगुलेशन ऑफ दी प्रॉपर्टी कि क्या वो भी ये चाहता था व्यक्तिवादी हो, मटेरियल गुड इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक आदमी जब आगे बढ़ जाता है, कल भी आर्गुमेंट आपने देखा था बेटा, ग्रीन भी यही चाहता था कि ये देखो ग्रीन संपत्ति के रेगुलेशन की बात ये कहता है, सबको नैतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, नैतिक रूप से सब लोग आगे बढ़ सकें। इसीलिए ये कहता है क्या कि लोगों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, संपत्ति का रेगुलेशन होना चाहिए।
और गरीबों की मदद होनी चाहिए। ये बात समझ में आई? ये रेगुलेशन की बात कहता है, ठीक है। ये देखो, ओनरशिप दी ऑफ द लैंड, तब लैंड ही मेन सोर्स था बेटा, तब इसने समर्थन किया। अब आओ हॉप्साउ। हॉप्साउ के बारे में आपने कल भी पढ़ा था मेरे प्यारे प्यारे जीवन। हॉप्साउ भी पॉजिटिव लिबरलिज्म का प्रतीक है, जो क्या कहता है, लास्की से पहले है हॉप्साउ। हॉप्साउ हॉप्साउ ने कहा कि जो आप नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हो ये बेकार है। जो ये कहती है, जो कहती है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट का मतलब लिबर्टी नहीं। उसने उसने एक कृति लिखी बेटा, एलिमेंट्स ऑफ सोशल फंडामेंटल्स ऑफ सोशल जस्टिस, की सभी को सोशल जस्टिस मिले। और उसमें उसने क्या लिखा, सोशल जस्टिस में उसने क्या लिखा, उसने लिखा क्योंकि गरीबी और अमीरी काफी बढ़ रही थी, स्थिति बहुत दुर्लभ थी। हॉप्साउ कब पैदा हुए बेटा? 1864 से लेकर 1929 तक ये पैदा हुए। 65 इन्होंने भी उदारवाद को समाजवाद से मिलाया, जैसा कि मिल ने किया था कि व्यक्ति तो खूब आगे बढ़े, लेकिन जो पीछे हट जाएं उनको सरकार को मदद करनी चाहिए, राज्य को मदद करनी चाहिए। इसी को कहते हैं उदारवाद को समाजवाद से मिला देना, वरना कार्ल मार्क्स इनको खा जाता। तो तो हॉप्साउ was a positive libertarian, a British thinker. Hobsbawm promoted the combination of liberalism with socialism. ये सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछेगा, ध्यान रखना। तो लिबरलिज्म प्रमोट करता है प्राइवेट प्रॉपर्टी को, हस्तक्षेप के सिद्धांत को, फ्री मार्केट को, प्रॉपर्टी के आबाद स्वतंत्रता को, लेकिन सोशलिज्म को मिलाने का मतलब क्या है, थोड़ा सा रेगुलेशन होगा, पब्लिक सर्विसेज बनाई जाएंगी। क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इतनी बात समझ में आ गई? बोलो यस। यस सर। कि लिबरलिज्म में सोशलिज्म को कैसे मिलाया जाता है। तो द डिमांड फॉर ओल्ड लिबरलिज्म वाज टू लिमिट द स्कोप ऑफ स्टेट एज फार एज पॉसिबल। तो जो क्लासिकल उदारवाद था वो तो राज्य को कम से कम क्या, कि राज्य के कार्य को सीमित किया जाए। यही एडम स्मिथ भी बोलता है, जॉन लॉक भी बोलता है, यसियानो, रॉबर्ट स्पेंसर जिसने चार्ल्स डार्विन के आधार पर अपनी नीति को रखा, उसका भी यही कहना था, है ना। पर हॉब्साउ ने क्या कहा, नहीं, अब राजनीति में स्थिति बदल चुकी है, अब राज्य को अपने नए रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करनी पड़ेगी। क्या, नाउ द सिचुएशन हैज चेंज, it has the democratic basis that seek to expand and the scope of the state. Therefore, in the today's era, the realization of new duties in the state is awakening. Liberalism cannot expect them. इसने क्या कहा, जो आर्थिक उदारवाद इकोनॉमिक लिबरलिज्म की त्रुटियों को पहचाना था मिलने, ग्रीन ने भी जिसका पर्दाफाश किया था, उसी को हॉब्साउ ने आगे बढ़ाया। और जो स्वतंत्रता का नेगेटिव विचार था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसको कैसा विचार बना दिया, पॉजिटिव। ठीक है, कि बंधनों का अभाव नहीं है लिबर्टी, बल्कि ऐसी स्थिति का निर्माण करना है जिससे चीजें अच्छी हो सके। तो इसने क्या किया, पॉजिटिव रोल पर जोर दिया। किस पर जोर दिया बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसने क्या किया,
हॉब्सहाउ ने क्या बताया? हॉब्सहाउ ने नेगेटिव लिबर्टी का खंडन किया और बोला सरकार को ऐसी स्थितियां बनानी चाहिए, जैसे बीज होता है, बीज का उदाहरण देंगे आप? जब भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये स्थिति आ जाएगी तो आप बीज का उदाहरण देकर, हाँ, लेकिन उसमें कुछ बाधाएं आ रही हैं। उसके पास क्या है? क्षमता है लेकिन एजुकेशन नहीं है। क्या नहीं है? एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, पब्लिक सर्विसेज नहीं है, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? तो हॉब्स की दृष्टि में राज्य के दो कार्य हैं: ऐसी परिस्थिति पैदा करें जिसमें सभी लोगों का मानसिक और चरित्र का विकास हो सके, और इसके लिए सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार करना होगा। इन हॉब्सहाउ व्यू, the state functions are typically two types: to create condition for mental and character development of man can occur. This would require expansion of public service and use of governance. पॉजिटिव बना दिया। सार्वजनिक सेवाओं का गठन करके राज्य अपने सदस्यों के स्वास्थ्य और कुशल नागरिक जीवन की ये श्रेष्ठ परिस्थितियां पैदा कर सकता है। By forming public services, the state provides its member an adequate conditions for healthy and efficient civic life. और इन परिस्थितियों में रहकर अपने व्यक्तित्व का विकास करना व्यक्ति का अपना काम है। Its own job to develop one's personality by living under these conditions. क्या व्यक्ति के डेवलपमेंट करना है, करेक्टर करना है, मेंटल वेल बीइंग को आगे बचाना है, उसमें कुछ बाधाएं हैं। बाधाएं क्या हैं? देयर आर सम हर्डल। पहला हर्डल है पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ हेल्थ, लैक ऑफ लोअर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू क्रिएट कंडीशन। सो जो बाधाएं आ रही हैं उनके लिए बाधा बनना, ये भी यूपीएससी में सवाल आएगा। हॉब्सहाउ क्या मानता है बेटा? हर्डल्स के लिए हर्डल्स बनना, यही इसका विचार है। अब आइए लास्की क्या मानता है। लास्की, हेराल्ड लास्की बहुत बाद में आया है। हेराल्ड लास्की क्या मानता है? फेमस इंग्लिश थिंकर है। ये 20वीं शताब्दी के शुरुआत में आया है, यानी 90, जब 1900 का शुरुआत हो रही है, 1900 की शुरुआत आ रही है। कैरीड फॉरवर्ड द लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। हेराल्ड लास्की ये क्या कहता है? जब ये आया तो रूसी क्रांति हो चुकी थी। लिबरलिज्म को, क्लासिकल लिबरलिज्म को चकनाचूर करने के लिए मार्क्स ने जो विचार दिए थे उसके आधार पर रशियन रेवोल्यूशन आ चुका था, और पूरे यूरोप में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वो क्या कर रहा था? अपने पांव पसार रहा। तो इसने क्या किया? तो ये विडंबना थी। प्रथम विश्व युद्ध, सामाजिकवादी क्रांति आ चुकी थी, लीग ऑफ नेशन बन चुका था, दूसरी विचारधारा फासिज्म हैज आल्सो इरप्टेड, और यूरोप में भी महामंदी आ चुकी थी। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ यूरोप हैज केम। तो इसने देखा कि भाई ऐसे तो जो इकोनॉमिक आधार पर लिबरलिज्म है ये मर रहा है, और ये जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म है इसके प्रति उन्होंने चिंता व्यक्त की। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस लास्की एक्सप्रेस्ड स्पेशल कंसर्न फॉर द क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म। इसने देखा कि डिस्टॉर्टेड हो चुका है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या हो चुका है? और जैसे जैसे कैपिटलिज्म आगे बढ़ रहा है
क्या बढ़ रहा है? इसमें बड़े बड़े उद्योग धंधे आ चुके हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे आ चुके हैं, इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन आ चुके हैं। और ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? इस ये डायरेक्टर लोग, कुछ कंपनी के लोग क्या भोक्ताओं का और जिनका पैसा लगा है उनको उंगलियों पर नचा रहे हैं। ठीक है, बोथ शेयर होल्डर और कंज्यूमर्स आर हेल्पलेस। कंज्यूमर्स भी हेल्पलेस है। और इसको ऐसे लगा कि पूंजीवाद जो है, जो आप कई बार सुन चुके हैं, मानवता के लिए विनाशकारी होगा। कैपिटलिज्म सिस्टम, बड़े बड़ी कंपनियां शुरुआत में लोअर ओलिगोपोली करती हैं, मोनोपोली करती हैं, शुरुआत में चीजों का दाम बढ़ा देती हैं और फिर घटा देती हैं, जो कि क्या है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, बहुत ही विनाशकारी है। इसीलिए इसने, लेकिन साम्यवादी जो मार्क्सिस्ट विचारधारा था उसका भी इसने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा किस पर आधारित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? हिंसा पर आधारित है ना? हिंसा पर आधारित है। और रशिया में भी कुछ बढ़िया नहीं हुआ। इसीलिए इसने कहा कि लिबरल विचार में ही, डेमोक्रेसी के नाते ही गरीबों की मदद की जाए। हेल्प द पुअर, नीडी एंड ग्रीडी वंस, इनकी पूरी तरीके से मदद की जाए। तो उसने क्या किया? जो ये सबको बराबरी देनी है आर्थिक आधार पर, इसने सोशलिज्म के आइडिया को डेमोक्रेसी के साथ मिला दिया कि डेमोक्रेसी के अंदर रहते हुए ही कल्याणकारी राज्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी टुगेदर विद स्पेशल इंपॉर्टेंस ऑफ द वेलफेयर फंक्शन ऑफ द स्टेट। क्या किया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? वेलफेयर फंक्शन ऑफ द स्टेट को बढ़ावा दिया। वही जो आपने देखा, मिल ने भी कहा था, हॉब्साउ ने भी कहा, ग्रीन ने भी कहा कि भाई टैक्स उठाया जाए और तो और और सोशल सर्विसेज मास और वीकर सेक्शन के लिए बढ़ावा दिया जाए। वैसे तो लोग खूब प्रॉपर्टी बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ जाए, आर्थिक विषमता आ जाए मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, तो क्या किया जाए? देन दी हैवी टैक्सेस, क्या हैवी टैक्सेस लगा सकते हैं। और इसीलिए इसने क्या कहा? इसीलिए पॉजिटिव स्टेट को इसने बताया कि क्या उत्पन्न हो रहा है, क्या वितरण हो रहा है। दिस वुड रिक्वायर्ड एन इंक्रीज ऑफ पब्लिक कंट्रोल of major means of production and distribution, reducing the huge economic disparity। तो आर्थिक विषमताओं के लिए हमको कर प्रणाली प्रोग्रेसिव रखनी पड़ेगी। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है उस हिसाब से क्या करना? टैक्स को टैक्स बढ़ाना। बढ़ाना। ऐसे लोकतांत्रिक राज्य को लाना पड़ेगा, इस्टेब्लिशिंग अ डेमोक्रेटिक स्टेट दैट वुड कंसर्न द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, जो कि लोगों का कल्याण करे। और वहीं से बेटा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बढ़ी 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, शुरुआत के टाइम पर, और लोग वेलफेयर स्टेट, सामाजिक सुरक्षा को आगे बढ़ावा देने लग गए। तो अब आओ, अगर आप मान लो दो पर कोई सवाल आ जाएगा, या तो राज्य पे या उदारवाद पे, तो आप कर लोगे बेटा? बोलो। यस सर। कर लो। अब ये 1900 में चालू हुई, 1900 पर चालू हुई, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसको आप देखिएगा, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। क्या मिलेगी?
उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, तो इसको आप देखिए। तो लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म के विचार को आप देखिए। अब आइए, ये आइडिया आ तो गया, लेकिन इसकी आलोचना क्या है। पहले तो जब ये सवाल आए तो आप आसानी से की आर्ग्यूमेंट लिख देना, सवाल बन जाएगा। अब आओ, आधुनिक उदारवाद की आलोचना क्या है। ये जो वेलफेयर आया, ये 1970 तक आते आते खत्म हो गया, और अगले अगले दार्शनिक आए बेटा, जिनको क्या कहा जाता है, नव, नियो या न्यू। दोनों शब्द का एक ही अर्थ होता है, या तो नियो बोलो या न्यू बोलो, या तो नियो बोलो या न्यू बोलो। इसमें क्या कमी आई। सरकार ने क्या किया, सरकार ने क्या किया मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों। जब वेलफेयर स्टेट आया तो क्या हुआ, जब वेलफेयर स्टेट आया तो तो इसके कुछ पॉजिटिव भी थे और इसके कुछ नेगेटिव भी थे। नेगेटिव ज्यादा थे, इसीलिए लोगों को लगा। क्या किया इसने, वेलफेयर स्टेट ने बच्चों की हेल्प की, बूढ़ों की हेल्प की, लोगों को विधवा पेंशन दी, ओल्ड एज पेंशन दी, आयुष्मान भारत योजना दी, फ्री में उज्ज्वला योजना दी, ये सब काम किए। लेकिन 1970 तक एक बात लोगों को समझ में आने लग गई, और वहीं से अगले सेट ऑफ दार्शनिक आएंगे जिनको नव उदारवादी कहा जाए। क्या महसूस किया जाने लगा नव उदारवाद में, कि भाई ये जो सिस्टम है ये सही सिस्टम नहीं है। सरकार ने अपनी कंपनियां खोल ली, वो कपड़े भी बना रही है, वो पेट्रोल भी रिफाइन कर रही है, गैस भी, टेलीफोन भी वही दे रही है। क्या बनेगा, कितना बनेगा, रशिया में ये था, फिर चाइना ने भी ये किया, यूरोप के कई देशों में मार्क्सवादी बयार बहने लग गई। क्या बहने लग गई, मार्क्सवादी बयार बहने लग गई। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्क्रीन शेयर है, नो सर, बताना आप सबको। दिख रहे हैं। तो मैं आपको क्या समझा रहा था, मैं आपको ये समझा रहा था कि जो वेलफेयर स्टेट है, इसमें बहुत सारी कमियां पिछले 70-100 साल में देखी गई। 1950 में भारत भी आजाद हुआ, भारत ने भी वेलफेयर का सिस्टम अपनाया, इंग्लैंड, अमेरिका में भी वेलफेयर का सिस्टम अपनाया। सरकार प्राइवेट चीजों को बंद करने लगी, भारत में भी एयर इंडिया, कोयले की खान, इन सब का क्या किया गया, सरकारीकरण किया गया, गवर्नमेंटाइजेशन किया गया, एक्वायर किया गया इनको। सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को खोलने लगी, खुद ही हर चीज रेगुलेट करने लगी, कि भाई गैस का सिलेंडर कब मिलेगा, मोबाइल कैसे मिलेगा, सिलेंडर कैसे बनेगा, फेरा फेमा जैसे लॉ बना दिए उसने। और टैक्स लेने लग गई बहुत ही ज्यादा प्राइवेट प्लेयरों से। और प्राइवेट प्लेयरों में क्या आ गई, कि हम इतना टैक्स क्यों दें,
उनके कामों में रेगुलेशन, इंस्पेक्टर, लाइसेंस, कोटा राज, ये सब चीजें ला दी। और दूसरी ओर वेलफेयर के नाम पर मुफ्त खोरों को जन्म दिया। किसको मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों? वेलफेयर के नाम पर मुफ्त खोरों को जन्म दिया। बोला फ्री पेंशन देंगे, बेरोजगारी एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस देंगे, फ्री अनाज देंगे जो आज भी जारी है, फ्री में अगर तबीयत खराब हो जाती है तो दवाइयां देंगे, अस्पताल देंगे। तो इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर जो आम जनमानस था, जो ऑर्डिनरी लोगों थे, उनके अंदर काम करने की इच्छा क्या हो गई मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों? खत्म हो गई। खत्म हो गई है। उनकी काम की करने की इच्छा खत्म हो गई और मुफ्त खो रहे आए। इससे क्या हुआ, सरकार के पास तो कोई स्किल होती नहीं है, कोई टैलेंट होता नहीं है। उसने बड़ी बड़ी कंपनियां खोली तो वहां घाटे आने लगे, क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनने लगे। सरकार का इतने लाखों लाखों लोगों को उन्होंने एम्प्लॉय किया जो काम करके राजी नहीं थे, बहुत कम काम करते थे। और भारत की और पूरे संसार भर की इकोनॉमिक ग्रोथ घट गई। क्या सचमुच में जिनके लिए हम कल्याण करने के लिए आए थे उनका कल्याण हुआ? नहीं हुआ। एजुकेशन का स्थिति देख लीजिए, खत्म। हेल्थ की स्थिति देख लीजिए, करप्शन के कारण कोई सरकारी योजनाएं, गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो नीचे तक पहुंची ही नहीं। और जीडीपी ग्रोथ और रुक गई। और लोग जो काम कर सकते थे, जो युवा वर्ग था, ठीक है बुजुर्गों को और जरूरतमंदों को दी जाए, पर सबको भी वेलफेयर दी जाए, जैसे आज भी हो रहा है। बसों में सारी महिलाओं को फ्री कर दिया। अब वो हाँ, कोई भी महिला हो, अमीर हो गरीब हो कहीं की भी हो, सबको फ्री कर दिया। वही महिला जो 25,000 रुपए तनख्वाह ले रही है, 20,000 रुपए तनख्वाह ले रही है, वो 10 रुपए का टिकट नहीं ले रही। बस में बैठ जाती है तो सब बैठती हैं, 20 वाली 15 वाली, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या लगता है, जो गवर्नमेंट ऑफिस में महिलाएं जाती होंगी, जो गवर्नमेंट में काम करती हैं, स्कूल की टीचर वगैरह, अगर बस से जाती होंगी सरकारी से, तो देती होंगी? हाँ, अधिकतर महिलाएं तो अपनी कार से या इससे आती होंगी। पर जो कमा रहा है वो भी क्या है, उसका देने का मन नहीं कर रहा। ये कहाँ से चालू हुआ मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों? ये वेलफेयर स्टेट से ही चालू हुआ। लोगों में इनोवेशन की भावना रुक गई और त्राहिमाम आ गया। तो शुरुआती दौर में बहुत सारी कमियां हैं मेरे बच्चों। 20वीं शताब्दी में लगातार हर जगह पर राज्य का रोल बढ़ता चला गया। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी द स्टेट फील्ड हैज वर ग्रोइंगली इन एवरीवेयर। आर्थिक में हस्तक्षेप हुआ। तो कल्याणकारी राज्य से जहां सामाजिक सुरक्षा बढ़ी, ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ वेलफेयर स्टेट where the feeling of social security has increased among the people, इससे क्या हो गया, भारत में 2.5%, 3%, 3.5% इकोनॉमी बढ़ी। और इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है तो वेलफेयर कहां से होगा? जब घर में पैसे ही नहीं आ रहे हैं तो आप टैक्स ही नहीं कलेक्ट हो पा रहा है, लोग काम ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो पहली कमी इसमें क्या आई? आर्थिक उदारवाद था। अब ये नव उदारवाद का भी सवाल है कि नव उदारवाद क्या कहता है। नव उदारवाद कहता है कि ये जो अभी सिस्टम चल रहा है ये सही नहीं। उसका आर्गुमेंट यही। तो आर्थिक विकास की गति धीमी हो गई मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों। ये देखो, जिन लोगों को कंफर्टेबल सुविधाएं मिल रही थी उन्होंने आराम का जीवन बिताया और वो काम करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। क्या नहीं थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो पूरी दुनिया में ये जब आगे बढ़ा सिस्टम तो लोगों ने काम करना छोड़ दिया। दूसरी तरफ जो लोग
एक्सीलेंट लोग थे, एलीट क्लास लोग थे, जो कंपनियां चला रहे थे, उनसे 30%, 40%, 50% टैक्स लिया जाने लगा। उन्होंने भी करों के इतने जोर के कारण आगे कंपनी बनाना छोड़ दी। बताइए। तो परिश्रमी लोगों से आप टैक्स ले रहे हो जो काम कर रहे हैं, और मुफ्त खोरों में बांट दे रहे हैं। तो क्या हुआ मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों? इस तरह की स्थिति जब बनने लग गई, तब आया करप्शन बढ़ा। ये भी आर्ग्यूमेंट है। क्या बढ़ा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। वस्तुओं और सेवाओं की क्वालिटी भी नहीं बढ़ी। तो इससे क्या आने लगी? इससे समस्याएं आने लग गई। तो ये क्या है? इसका क्रिटिसिज्म है। तब एक और लिबरलिज्म अपने आप को फिर चेंज करेगा, और तीसरी विचारधारा को लेकर आएगा मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, जिसका नाम है नव उदारवाद। उसी ने इन सब कमियों को पहचाना कि ये जो सोशल वेलफेयर का स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है, इसके अंदर भयंकर कमियां हैं, और इन कमियों को दूर करना होगा। और जब तक ये कमियां दूर नहीं होंगी, तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। क्या नहीं बढ़ेंगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आगे नहीं बढ़ेंगी। ये किसने पहचाना? इसको कंटेम्पररी लिबरलिज्म कहते हैं, नव उदारवाद कहते हैं। तो देखो, इसने बोला कहां वेलफेयर हो रहा है। देखो भारत आज क्या हो रहा है, भारत में भुखमरी कहां बटी। ये इसका काल है। ये देखो, अगर काल देखना चाहते हो तो यहाँ पर बड़ा शानदार दिया हुआ है। सबसे पहले आया क्लासिकल, फिर आया मॉडर्न। ठीक है बेटा, शुरुआत में 1700 से 1800 तक, फिर 1800 से 1900 तक मॉडर्निज्म। ये चीजें आगे बढ़ी। क्लासिकल लिबरलिज्म नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट को कहता है। ये सिग्निफिकेंट इंटरफेरेंस मांगता है। ये गवर्नमेंट को क्या कहता है? सिर्फ उसकी रक्षा करनी है, लाइफ लिबर्टी की, और लोगों को काम करने देना। ये पॉप पॉप जो डिसएडवांटेज है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इस पर जोर देता है। ये इसकी वो है। ये देखो, ये पूरा का पूरा एक चार्ट है कि दोनों में क्या अंतर है। अब आपके सिलेबस में मॉडर्न लिबरलिज्म नहीं है, लेकिन मैंने आपको पढ़ा दिया। ये क्या है? पॉलिटिकल फिलोसफर हैं लिबरलिज्म के ही। ठीक है, ये अनइक्वालिटी कम करने की बात कर रहा है ना। और इसने सोशल सिक्योरिटी को आगे बढ़ाया। किसको बढ़ाया? कि हेल्थ मिले, सबको काम मिले, सबको प्रोजेक्ट हो, सारे मिशन हो, फ्री बीमा मिले, उज्ज्वला मिले, डिजिटल इंडिया मिले, सारी चीजें ठीक हों। लेकिन प्रॉब्लम आई वेलफेयर स्टेट में, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, जीडीपी ग्रोथ का कम होना, हेल्थ और इसका भी इंप्रूव ना होना। तो ये सब कमियां इसके अंदर आ गई। करप्शन, क्या मेरे जिगर के टुकड़ों, सरकार में करप्शन ही करप्शन है। पुल गिर जाते हैं विदाउट इनोग्रेशन, क्या है? करप्शन ही है। क्रोनी कैपिटलिज्म को उसने, जीडीपी ग्रोथ डाउन हो गई। ये देख लो, हेल्थ की और एजुकेशन की ये स्थिति है। डाउली हो गया। न्यूट्रिशन रिपोर्ट आज देख लो भारत में कितने साल से चल रहा है। कुपोषण में हम 100 के ऊपर ही रहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारा अच्छा नहीं है, 123। तो क्या हुआ? ये जितनी भी स्कीमें चलाई गई थी हेल्थ की वेल्थ की, सब टूट टूट के बिखरने लगे। ये इसके अंतर हैं मॉडर्न के और क्लासिकल।
तब बेटा तीसरी ब्यार आई किसकी? नव उदारवाद की। जिसने क्या कहा? जिसने न्यू लिबरलिज्म की ये स्टेट जो इकोनॉमिक स्फेयर में इतना चला है इंग्लैंड और अमेरिका में, उसको हटा देना चाहिए, रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट, दोबारा से लिमिटेड स्टेट। कैसा स्टेट? लिमिटेड स्टेट, ठीक है। और सिर्फ गवर्नेंस के काम करने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना चाहिए। तो मार्गरेट का थैचर इसमें आई। तो we have not successfully rolled back the frontier of the state in bitter, only to see that reinforced and European level super state exerting new dominance in Brazil। तो इसने भारत में भी फिर समझा इस बात को। 1991 में हमने भी एलपीजी रिफॉर्म लेकर आए। क्या लेकर आए? एलपीजी रिफॉर्म। और उदारवाद, नया उदारवाद इसमें आया। क्या आया बेटा? नया उदारवाद आया। और मिल्टन फ्राइडमैन, एजे हेयक, जिसको आप कल पढ़ोगे, इन्होंने दोबारा से क्या की? चीजों को आगे बढ़ाया। अब आइए इसका एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उसे एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, तो आपकी बात पूरी हो जाएगी। ना उदार का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा बेटा, है ना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।